हेलो फ्रेंड्स। इसके पहले वाले वीडियो में जो कि क्या था, परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 11 था। उसमें आपने क्या पढ़ा है? उसमें आपने पढ़ा है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में। ठीक है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के विषय में जाना है। और आपने जाना है कि फोटान क्या होता है, कि जब एनर्जी जो है, कभी प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, प्रकाश की बात, तो उसे फोटान कह दें आप। प्रकाश के केस में फोटान कहेंगे। और प्रत्येक फोटान की ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू के बराबर। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा ई एच न्यू के क्या होता है? कुछ इक्वेशंस याद होनी चाहिए। एच न्यू कह सकते हैं, या न्यू के स्थान पे सी अपान लैम्डा कह सकते हैं, तो लिख सकते हैं एच सी अपान लैम्डा। अब उसी पर आधारित, ध्यान दें, उसी पर आधारित एक क्या है आपको पढ़ना है, क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव आप समझे क्या है? ये बात हो रही है, ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये यूज होता है सोलर सेल में। इस प्रभाव का, इस इफेक्ट का जो घटनाएं आप यहाँ पढ़ेंगे, इस इफेक्ट में जो घटनाएं पढ़ेंगे आप, उसका यूज होता है सोलर सेल में। जो बैटरियां होती हैं सोलर सेल में, वहाँ यूज होता है। कैसे होता है ध्यान दें। बात हो रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, पहले जान लो, फिर आपको बताएंगे कि कैसे यूज होता है। देखो यहाँ बात है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, कि जब किसी धातु की सतह पर, या कुछ ऐसा लिखेंगे, जब किसी धातु की सतह पर विशिष्ट आवृत्ति वाला प्रकाश गिरता है, विशिष्ट आवृत्ति वाला प्रकाश गिरता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, और इसके परिणाम स्वरूप क्या निकलती है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन के निकलने से क्या बहती है? धारा। इसी प्रभाव को आप बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब समझो क्या होता है। बताया जा रहा है जैसे जब कोई धातु, और सभी धातु नहीं, यहां लिखा है जब किसी धातु ने, तो उस धातु का नाम लिख लीजिए आप लोग। जिस धातु का यूज किया जाएगा वो धातु होते पोटेशियम है, रुबीडियम है, पोटेशियम है ना, रुबीडियम है, सीजियम है, ये सब धातुएं हैं। ठीक है, रुबीडियम है ना, चलिए ठीक है। ये सब कि जब इन धातुओं की सतह पर प्रकाश गिरता है, और प्रकाश के पास अपनी एनर्जी होती है, और आवृत्ति, एनर्जी आवृत्ति में समानुपाती का रिलेशन होता है, तो आप यहाँ आवृत्ति लिख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं ऊर्जा। आवृत्ति या ऊर्जा। पहले मैं आवृत्ति की बात करता हूं, फिर मैं ऊर्जा वाली भी बात करूंगा। कि जब कोई फोटान गिरेगा तो जिसकी कुछ आवृत्ति रहेगी, जब किसी धातु की सतह पर गिरता है तो वहां से निकलता है इलेक्ट्रॉन। धातु की सतह से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन, और उनके निकलने से धारा बहती है। इस पूरी संपूर्ण घटना को मिला के क्या कहा जाता है? यही क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश का गिरना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, और धारा का प्रवाहित होना, हाँ, इस पूरी घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। यहाँ इसके डायग्राम्स भी छापे गए हैं कि जब कोई प्रकाश, देखो ये धातु की सतह है, सभी धातुओं का यूज नहीं किया जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव में। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में या प्रक्रिया में सभी प्रकार के धातुओं का यूज नहीं किया जाता है। इस घटना में उन धातुओं का यूज किया जाता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके, कम एनर्जी दे तभी इलेक्ट्रॉन दे दें। ऐसी धातुओं का यूज कभी नहीं करना चाहिए कि जो अधिक एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकाले। तो कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकालने वाली जो धातु है वही है कि क्षार धातुएं हैं, और उसमें पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये जो है बेहतर तरीके से आराम से इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ जब प्रकाश गिरेगा, ये धातु है, इसका सतह यहाँ बाहर है ना, दिखा गया कि धातु है, धातु का सतह है। जब इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रकाश गिरेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन माइनस से कहाँ जाएगा? प्लस की तरफ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, धारा कहाँ बहेगा? विपरीत। बैटरी वगैरह लगा दिया गया है, ठीक है, ताकि बैटरी चार्ज हो सके। बैटरी क्या हो सके? हाँ, कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्जिंग होगा, क्या होगा?
तो यही घटना होती है। अच्छा देखो, बताया जा रहा है कि इसका अध्ययन किसने किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन किया था किसने? हाँ, हर्ट जी ने किया था। हर्ट जी ने किया था, और करने के बाद उसने क्या क्या घटनाएं होती वो सब बताया। जानते इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया, सुन ले मेरी बातों को। इन्होंने बताया कि हर धातु होता है, हर धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको एक फिक्स आवृत्ति की जरूरत है, कि धातु पर अगर इतने आवृत्ति वाला प्रकाश गिरेगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर उससे कम आवृत्ति वाला प्रकाश गिरा तो इलेक्ट्रॉन हाँ, ये बात तो होती है कि हर धातु की अपनी अपनी विशेषता होती है, कि हर मतलब ये होता है कि उसको इतनी आवृत्ति दिया जाएगा या उतना एनर्जी दिया जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर उससे कम एनर्जी या उससे कम आवृत्ति दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये सब घटनाओं को अभी आप पढ़ेंगे, इसी सब घटनाओं के बारे में इन्होंने बताया है। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया इन्होंने? इन्होंने कहा कि धातु की सतह से प्रकाश पुंज, जब प्रकाश टकराता है तो टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कुछ समय के बाद निकलता, जैसे ही टच किया तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उनके बीच में कोई समय का गैप नहीं होता, समय अंतराल नहीं होता, जैसे प्रकाश टकराएगा इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलता है। लेकिन हाँ, ये बात होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब आने वाले प्रकाश की ऊर्जा या आने वाले प्रकाश की आवृत्ति धातु को जितना एनर्जी चाहिए, हर धातु को मतलब धातु की जो है फिक्स है कि धातु को कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, धातु को कितनी आवृत्ति चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो सभी धातुओं का फिक्स है। सभी धातुओं का क्या होता है? फिक्स होता है कि अगर उससे अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश या उससे अधिक एनर्जी वाला प्रकाश धातु की सतह से टकराएगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए ज़्यादा है, मतलब समझे, अगर मान लीजिए उतना है जितना चाहिए या उससे अधिक है तो आएगा और इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसे जितनी एनर्जी चाहिए, धातु को जितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, उतना क्या होगा, जैसे ही आएगा, अगर मान लीजिए उतना दिया गया है या उससे अधिक दिया गया है, जैसे ही आएगा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसके बाद थोड़ा समझ लो, ये बताया जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धातु प्रकाश के टकराने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय अंतराल नहीं होता, जैसे ही टकराएगा प्रकाश सतह से तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगली घटना के बारे में समझो कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। अभी मैं बताऊंगा तीव्रता। जानते तीव्रता क्या है? मैं यही लिख दे रहा हूं, तीव्रता। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? पहले कहते किसे हैं थोड़ा मैं बता रहा हूं आपको। बोलते हैं एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में गिरने वाले प्रकाश की संख्या या फोटॉन की संख्या, कि कितने एरिया में कितना अधिक फोटॉन गिर रहा है, कितना अधिक प्रकाश गिर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? यही प्रकाश की तीव्रता है। ध्यान दें, बताया जा रहा है कि जैसे कोई भाई धातु का अपना अपना एरिया होगा, उसके कितने एरिया में, जैसे इतना एरिया है उसमें बहुत अधिक प्रकाश आके गिर रहे हैं, कितने एरिया में लाइट के कितने कण आके, प्रकाश के कितने कण आके गिर रहे हैं, इन्हीं की संख्या को आप क्या बोलते हैं? तीव्रता। तीव्रता क्या बोलते हैं? ये मैं लिखवा दिया अभी आपको, कितने एरिया में कितना ज़्यादा फोटॉन आके गिर रहा है, कितना अधिक लाइट आके गिर रहा है, उसी लाइट की संख्या को, फोटॉनों की संख्या को आप बोलते हैं तीव्रता। अगर अधिक संख्या में फोटॉन गिरेगा तो बोलेंगे तीव्रता ज़्यादा है, कम संख्या में फोटॉन गिरेगा तो तीव्रता क्या होगा? कम। अच्छा आप बताइए, ये जान लो, एक अगर फोटॉन आ रहा है तो वहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 फोटॉन आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अगर बहुत अधिक संख्या में फोटॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में निकलेंगे। बहुत अधिक संख्या में फोटॉन आ रहे हैं तो क्या निकलेंगे? बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यही बता रहा है कि निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के क्या होता है? समानुपाती। अगर तीव्रता ज़्यादा होगा मतलब प्रकाश के कण ज़्यादा गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज़्यादा निकलेगी। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, कुछ विशेष बातें जो समझ लीजिए आप
हालांकि इसके यूजेस वगैरह आप करेंगे 12 में, फिजिक्स में पढ़ेंगे आप। अच्छा, अगला पॉइंट देखो, देहली आवृत्ति क्या है, इसको समझे आप। देहली आवृत्ति मैंने आपको बताया भी, सुन लो, मैं परिभाषा भी और चीज़ों का दिखवाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया कि हर धातु की अपनी ये विशेषता होता है कि उसको एक फिक्स आवृत्ति वाला प्रकाश आके उस पर गिरेगा, उसकी सतह पर गिरेगा, तभी वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगी। मैंने बताया आपको। तो या ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी सतह पर एक फिक्स एनर्जी वाला फोटॉन गिरेगा या प्रकाश गिरेगा, तभी वहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन तभी संभव है जब उसको एक निश्चित आवृत्ति वाला या एनर्जी वाला प्रकाश आके गिरेगा। अब बोलेंगे वो निश्चित आवृत्ति या एनर्जी वाला क्या है, प्रकाश क्या है? उसका मतलब ये है कि हर धातु को एक फिक्स आवृत्ति चाहिए होता है अपना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। एक फिक्स एनर्जी चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए होता है कि इतना एनर्जी देंगे तब निकाल देगा, अगर उससे कम एनर्जी देंगे तो नहीं निकालेगा। समझ पा रहे हैं आप? उतनी आवृत्ति दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, उससे कम आवृत्ति दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। तो देहली आवृत्ति का मतलब है ना, देहली आवृत्ति का जो डिफिनेशन होता है वो धातु के लिए दिया जाता है कि धातु अपना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना आवृत्ति की मांग कर रहा है, कि जो प्रकाश आने वाला है उसके पास कितने आवृत्ति की मांग कर रहा है, कि अगर आपके पास इतनी आवृत्ति है तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये धातु के लिए डिसाइड हो रहा है, परिभाषा जो है धातु के लिए दिया गया है कि धातु अपनी सतह से जितना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी आवृत्ति की डिमांड कर रहा है, उसी आवृत्ति को आप क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति की परिभाषा धातु के लिए दी जाती है कि धातु कितनी आवृत्ति की डिमांड कर रहा है। तो आप लिखिए न्यूनतम आवृत्ति, यहाँ परिभाषा ये लिखेंगे, आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति। जितना कम से कम आवृत्ति इसको दिया जाए, जितना कम से कम आवृत्ति दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन इसके निकल जाए, ये मतलब ये इसका डिमांड है, कितना आवृत्ति देगो तब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और लेके कौन आएगा, फोटॉन। आवृत्ति लेके कौन आएगा, फोटॉन। तो समझ पा रहे हैं आप? तो यही बोलते हैं कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को आप क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। वो इसका डिमांड है धातु का जो, ठीक है। अगला क्या देखें, आने वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम होने पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता। इस पॉइंट को आप समझें, ठीक है। ध्यान से देखो, पहले ये बताया क्या जा रहा है पता है? इन सारी बातों को जितना आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं उतनी अच्छे तरीके से समझ भी सकेंगे आप इस पूरी घटना को, उतने ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखो बोल क्या रहा है कि धातु, देखो धातु क्या अपना डिमांड है कि धातु को अगर मतलब देहली आवृत्ति जो होता है ना वो धातु के लिए दिया जाता है कि धातु की देहली आवृत्ति इतनी है। फिर से सुने आप, जो देहली आवृत्ति वर्ड है ये धातु का अपना डिमांड है कि धातु को इतना आवृत्ति दो, आवृत्ति फोटॉन दे, तब जाके ये क्या निकालेगा, इलेक्ट्रॉन। तो देहली आवृत्ति जो वर्ड होता है वो धातु के लिए डिसाइड होता है, धातु के लिए यूज किया जाता है। जो वो फोटॉन आएगा उसके लिए तो आवृत्ति होता है, फोटॉन के पास क्या होगी, आवृत्ति। और धातु के लिए क्या बोलेंगे, देहली आवृत्ति। धातु जिस आवृत्ति की डिमांड करेगा उसको बोलेंगे देहली आवृत्ति, और फोटॉन जिस आवृत्ति को लेके आएगा उसे आप क्या बोलेंगे, आवृत्ति। तो इसको आप न्यू बोल दीजिए, इसको दिखाते हैं न्यू नॉट। किससे दिखाते हैं, मान लीजिए जो प्रकाश आ रहा है, फोटॉन आ रहा है, उसकी जो आवृत्ति है इनसे कम है, तो क्या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? वही लिखा गया है कि आने वाले प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति जो कि धातु की डिमांड है उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। समझ पा रहे हैं? वही लिखा गया बात देखो कि आने वाले प्रकाश या फोटॉन की आवृत्ति देहली आवृत्ति न्यू नॉट से कम होने पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होगा तो प्रकाश विद्युत प्रभाव देख नहीं पाएंगे आप, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, धारा नहीं बहेगा। समझ पा रहे हैं? अगला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन तभी संभव है जब ये जो है या तो इसके बराबर रहे या तो उससे ज्यादा रहे तो भी निकल जाएगा। जब आने वाले प्रकाश की आवृत्ति जो है देहली आवृत्ति से अधिक हो या उसके बराबर हो
तब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन क्या है, संभव है। समझ पा रहे हैं इसको? देखिए ध्यान से, आप बहुत ध्यान से तब लिखें। देखो ये बता रहा है आने वाले फोटॉन की जो आवृत्ति है अगर वो बढ़ जाए, ध्यान सुनो, आने वाले फोटॉन की आवृत्ति बढ़ने पर निष्कासित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती, बढ़ती है। आप ये जानते हैं कि आवृत्ति बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या होगी। आवृत्ति और ऊर्जा का जो है सीधा रिलेशन है, समानुपाती का रिलेशन है कि अगर आवृत्ति अधिक होती है एनर्जी भी क्या होती है, अधिक। अच्छा मैं ये बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट को समझें। मान लीजिए कोई फोटॉन, मतलब कोई फोटॉन गिर रहा है, ऐसे प्रकाश गिर रही है किसी धातु की सतह पर। आप मान लीजिए इसकी देहली आवृत्ति जो है चलो मैं मान रहा हूँ 5×10⁻14 हर्ट्ज है, 5×10⁻14 हर्ट्ज है। या ऐसे ही समझ लो कि जो ये फोटॉन, जो ये धातु लिया है आप, अगर इसकी देहली आवृत्ति का मतलब इसकी आवृत्ति जितनी है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जितना डिमांड कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने एनर्जी की, जितने आवृत्ति की डिमांड कर रहा है, अगर उतना ही आवृत्ति इसके पास नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर उससे अधिक हो या बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन के निकलने का चांस होता है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो फोटॉन आ रहा है इसकी आवृत्ति मैं न्यू नॉट, इसकी आवृत्ति न्यू मान लीजिए और इसका आवृत्ति न्यू नॉट। मैं मान रहा हूँ कि न्यू जो है न्यू नॉट से बड़ा है, तो मतलब वो जो आ रहा है फोटॉन उसके पास अधिक आवृत्ति है, जितना इसको चाहिए और उससे अधिक भी कुछ और ज़्यादा है। तो जानते क्या हुआ, मान लो यही घटना मैं बता रहा हूँ कि आने वाला फोटॉन जो है उसकी आवृत्ति, जितनी आवृत्ति की आवश्यकता है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे अधिक है। तो जानते क्या होगा, वो आएगा। पहली बात क्या है कि जितना आवृत्ति इनको चाहिए उतना दे देगा वो, जितना आवृत्ति का यहाँ यूज करना है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जितनी आवृत्ति की आवश्यकता है उतना दे देगा वो। अब उसके पास और अधिक आवृत्ति है, जितना चाहिए उससे अधिक है, तो जो बचेगा आवृत्ति ना, अब वो आवृत्ति जो है उसको प्रदान कर देगा इलेक्ट्रॉन। आवृत्ति प्रदान करने का मतलब जानते हैं, अगर आवृत्ति इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी, नहीं समझ पा रहे हैं आप, फिर सुनो। जैसे मान लें ये फोटॉन आ रहा है, ठीक है, इसके पास कुछ आवृत्ति है और इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी कुछ आवृत्ति की डिमांड है, आवश्यकता है। मैं ये बात कर रहा हूं जो फोटॉन आ रहा है उसकी आवृत्ति, जितना आवृत्ति यहाँ चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उससे अधिक है, तो क्या घटना होगा पता है, कि जितना यहाँ चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतना आवृत्ति वो सप्लाई कर देगा, लेकिन सप्लाई करने के बाद भी उसकी कुछ आवृत्ति बचेगी, क्योंकि अधिक आवृत्ति लिया है ना, उसके पास जितना यहाँ चाहिए उससे अधिक है, तो कुछ आवृत्ति उसकी बचेगी। जानते हैं वो क्या करेगा, वो अब इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर देगा। इलेक्ट्रॉन को जो आवृत्ति उसके पास बची है वो किसको दे देगा, वो इलेक्ट्रॉन। तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति बढ़ने का मतलब उसकी क्या बढ़ जाएगी, ऊर्जा। आवृत्ति ऊर्जा का रिलेशन सीधा सीधा है ना यार, आवृत्ति बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगा, ऊर्जा। तो यही पॉइंट यहाँ लिखा है कि आने वाले फोटॉन की आवृत्ति अगर ज्यादा होगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या रहेगी, ज्यादा। जितना अधिक, ध्यान दीजिए आप, ये बहुत नोटिस वाला पॉइंट है कि आवृत्ति आने वाले फोटॉन की जितनी अधिक होगी, हाँ मतलब तो बच जाएगा। देखो जितना अधिक है, जितना चाहिए उससे बहुत अधिक मान लीजिए है, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए उतना ही वो देगा, बाकी उसका सेफ रहेगा। तो जानते वो क्या करेगा, जो बचा हुआ एनर्जी है, जो बची हुई आवृत्ति है, वो किसको प्रोवाइड कर देगा, इलेक्ट्रॉन को। और किस रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। अब इलेक्ट्रॉन गति करेगा उस ऊर्जा से, जो ऊर्जा उसको मिल जा रही है उससे वो क्या करेगा, गति करेगा, उसको बोलेंगे गतिज ऊर्जा। भाई मैं समझा रहा हूं। इसके बाद ये देखो लिखा है तीव्रता। तीव्रता का परिभाषा क्या होता है, तीव्रता की परिभाषा में आपको बताया हूं क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में गिरने वाले फोटॉन की संख्या,
प्रति इकाई क्षेत्रफल में गिरने वाले फोटान की संख्या को आप क्या बोलते हैं? तीव्रता। जितना अधिक फोटान गिरेगा तीव्रता उतना अधिक रहेगा। एक यूनिट एरिया हो, कोई इतना, मान लीजिए कोई फिक्स एरिया, मान लीजिए इतने एरिया में कितना फोटान गिर रहा है। अगर उतने एरिया में कम फोटान गिर रहे हैं तो बोलेंगे तीव्रता कम है, अधिक गिर रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे? तीव्रता अधिक होगा। तो अच्छा बताइए, जब अधिक फोटान गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन भी अधिक निकलेंगे। एक जो है, मतलब ये समझेंगे, एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अधिक संख्या में फोटान आएंगे तो अधिक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यही बताया जा रहा है कि जो तीव्रता अगर अधिक होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन को आप क्या नाम दे सकते हैं? देखो, जो प्रकाश के प्रभाव से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको बोल सकते हैं आप प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये नॉर्मली केस में इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन के निकलने से जो धारा बही है उस धारा को नाम देंगे फोटो करंट, प्रकाश धारा। क्या बोलेंगे? फोटो धारा, प्रकाश धारा। क्यों? क्योंकि प्रकाश से ही सारी घटनाएं हो रही है। प्रकाश के आने से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, प्रकाश के आने से ही क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन, जिसको आपने फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया है। और इलेक्ट्रॉन के निकलने से धारा बह रही है, जिसको आप बोल सकते हैं प्रकाश धारा। ठीक है। अच्छा देखो ये वाला, तो यही बता रहा है कि आवृत्ति बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा। ये कुछ पॉइंट है जो कि अभी लिखो नहीं है, समझ लो तब लिखो यार। ये पॉइंट देखें आप, कार्यफलन या देहली ऊर्जा क्या है? देखो बता रहा है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए जितनी एनर्जी आप सप्लाई करते हैं, जितनी कम से कम एनर्जी, अगर आप आवृत्ति कम से कम दे रहे थे तो आपने क्या लिखा? देहली आवृत्ति क्या लिखा था? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को, जितना कम से कम आवृत्ति आप दे सकते हैं वहां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसी आवृत्ति को क्या नाम दिया जाएगा? देहली आवृत्ति। क्या नाम दिया जाएगा? ना, देखो ध्यान से, आपने क्या लिखा था? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को आप बोलते हैं देहली आवृत्ति। जितना कम से कम आवृत्ति उसको चाहिए उसको क्या बोलेंगे आप? देहली आवृत्ति। और यही ऊर्जा का है कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना कम से कम एनर्जी आप सप्लाई कर सकते हैं उसी एनर्जी को आप क्या बोलेंगे? कार्यफलन। कार्यफलन भी धातु का होता है, देहली ऊर्जा भी धातु के लिए होता है, कार्यफलन भी क्या होता है? धातु का। धातु इतना डिमांड करेगा कि आप उसको इतना एनर्जी दीजिए। अभी आवृत्ति की बात हो रही थी, अभी थोड़ा एनर्जी की बात हो जाती है, लेकिन आप जानते रहिए अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर आपके पास एनर्जी दिया है आप उसको बदल सकते हैं आवृत्ति में। जानते कैसे? फॉर्मूला आपके पास है, E=H न्यू। अगर आपको न्यू दिया है आप एनर्जी निकाल सकते हो, आपको एनर्जी दिया है आप क्या निकाल सकते हैं? आवृत्ति। यदि एनर्जी ज्यादा है तो पूछे कि आवृत्ति कैसे कितना होगा? फार्मूला लगा के आप निकाल लीजिए आवृत्ति। फार्मूला का यूज करके क्या निकाल सकते हैं? आवृत्ति। फार्मूला आपको पता है, E=H न्यू। पहले आप सुनिए कि जो कार्यफलन है वो धातु की अपना डिमांड है कि धातु को उतना एनर्जी आप दीजिए तब जाके क्या निकलेगा? वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अभी आवृत्ति की बात हो रही थी, अभी किसकी बात हो रही है? एनर्जी। मैं थोड़ा भी इसको समझाऊंगा, ये वाला बात जो लिखा हूं मैं, पहले इसको समझा लूं तब। ये तो आवृत्ति को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? हर्ट्ज किसे दिखाता है? आवृत्ति। अच्छा देखिए ध्यान से, देखो यही लिखा गया है। देखो कार्यफलन को आप W0 से दिखाइए, W0 से दिखाते हैं। और यहाँ लिखा है कुछ धातु और उनका कार्यफलन भी दिया गया है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जो क्षार धातु है ना, क्षार धातु है, इनको बोलते हैं क्षार धातु है। इनके कार्यफलन का मान सबसे कम होता है, उसके बाद बाकी सब धातुओं का कार्यफलन होता है। क्षार धातु जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इनके कार्यफलन का मान क्या होता है? बहुत कम। कार्यफलन का मान कम होने का मतलब इनको कम एनर्जी देंगे तब वो इनका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आप जो ध्यान दें, आप ना इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए ना क्या होता है कि सोलर सेल में इन धातुओं का यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बहेगी? धारा। भाई लाइट गिरेगी, यही तो फंडा होता है। जो लाइट आपके पास सोलर सिस्टम में क्या फंडा होता है कि वहां धातु की प्लेटें लगी होती है, उस पर गिरता है इलेक्ट्रॉन, प्रकाश गिरता है और वहां से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बहेगी? धारा। और वही आपको मिलती है आपको।
वही करंट आप पाते हैं ना, प्राप्त करके आप क्या यूज करते हैं, बहुत प्रकार के यंत्र चलाते हैं आप धारा से, करंट के माध्यम से। समझ पा रहे कि नहीं? का वो वही निकलेगा। देखो कि लाइट गिरेगी धातु की सतह पर, धातु से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा करंट बहेगी, और इस पूरी घटना को आप बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। और ये घटना सामान्यतः देखने को कहाँ मिलती है, सोलर सेल वगैरह। सोलर सेल में आपसे कोई पूछे कि बेस्ट धातु, सबसे अच्छी धातु कौन सी है यूज करने वाली, जिसको जितना मतलब कम एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उसको अच्छी धातु मानिए, इसको ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा एनर्जी नहीं देंगे तो और एनर्जी बच जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा, फास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, धारा भी क्या बहेगी, फास्ट। तो आप कम से कम एनर्जी सप्लाई करें, पता लगा ज्यादा एनर्जी उसी में खर्च कर दिए इलेक्ट्रॉन को निकलवाने में ही, तब प्रॉब्लम हो जाएगी, धारा आराम से बहेगा, वोल्टेज लो रहेगा। अच्छा देखो ध्यान से, यहां बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब हैं, इनके कार्यफलन का मान दिया है। सबसे कम कार्यफलन जो है ना इसी धातु का होता है, उसके बाद सबका होता है। इनका देखो, इन पूरी धातु का सबसे कम होता है, पूरी आवर्त सारणी में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इन्हीं का होता है, और सबसे कम इसका होता है, सीजीएम का सबसे कम। हाँ, सबसे बढ़िया धातु है, आराम से इलेक्ट्रॉन देने वाला धातु। अच्छा देखो ध्यान से, इसका बात है, देखो ध्यान दो। अगर मान लीजिए हम घटना ये कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई, सुनो ध्यान से, मान लीजिए धातु है, इसको कुछ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपना, उस एनर्जी को आप क्या बोलेंगे, कार्यफलन। ये इसका क्या है, कार्यफलन। हर धातु का कार्यफलन फिक्स होता है। यहां देखो लिखा गया है कि नहीं, कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा गया। किस में लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मात्रक है ना, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसका मात्रक है, एनर्जी का। मान लीजिए ये धातु है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसकी कुछ डिमांड है, इसको जो है फिक्स एनर्जी का जो है, होगा कि नहीं, चालू है, ध्यान दिया। इसको फिक्स एनर्जी का क्या चाहिए, कोई फोटान चाहिए, कोई फोटान ऐसा गिरे जिसकी एनर्जी कुछ बढ़िया हो, ताकि इससे अधिक हो, ताकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्या निकल जाए, इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये बता रहा है कि मान लीजिए आने वाली फोटान की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक हो। कार्यफलन का मतलब ये जितना डिमांड करता है, कोई धातु इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की डिमांड करता है, उसको आप क्या बोलेंगे, ये इसका कार्यफलन है। और मान लीजिए कोई फोटान आ रहा है, कोई फोटान आ रहा है, मैं ऐसे मान ले रहा हूं, जैसे धातु की सतह है, इसके लिए W0 है, इसका W0 है, कुछ जरूरी है इसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसको W0 चाहिए, कार्यफलन चाहिए। सुनो ध्यान से, ये आपका धातु है, इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी देगा कौन, फोटान आके देगा। कौन देगा, मान लीजिए फोटान आया, उसकी एनर्जी ई है। फोटान की एनर्जी क्या होती है, ई। मैं ऐसा मान रहा हूं कि मान लो फोटान की एनर्जी इससे ज्यादा है, तो क्या होगा, तो जानते हैं क्या होगा। अब देखो ये गिरेगा इस पर, यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। अगर ज्यादा होगा ये एनर्जी आने वाला, तो कुछ एनर्जी तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाएगा, और कुछ एनर्जी बचेगा, तो कुछ एनर्जी जितना W0 के बराबर एनर्जी खर्च हो जाएगा। जैसे इस ये लाने वाला जो एनर्जी है, फोटान की जो एनर्जी है, W0 से अधिक है, तो W0 के बराबर, मतलब ध्यान दें, W0 के बराबर फोटान की एनर्जी खर्च हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालने, और कुछ एनर्जी बच जाएगी। जो एनर्जी बचेगी वो किसको मिलेगी, किस रूप में, गतिज ऊर्जा के। तो यही देखो लिखा गया है कि अगर आने वाला फोटान उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो दो पार्ट में टूटता है, एक W0 में, एक W0 में, और एक कहाँ, गतिज ऊर्जा। समझ पा रहे हैं आप, आने वाले फोटान की एनर्जी दो पार्ट में ब्रेक होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसको W0 बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने में दी गई ऊर्जा W0, और एक तो गतिज ऊर्जा में। तो देखो जो एनर्जी है उसको hν लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, hν। तो जानते हैं ये आपका कार्यफलन है, क्या है, कार्यफलन। कार्यफलन को आप hν से दिखा, ये भी तो ऊर्जा है, कार्यफलन भी क्या है, परिभाषा है। देखो कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वही तो कार्यफलन भी क्या है, ऊर्जा। तो देखो जैसे आपने इस ऊर्जा के लिए hν लिखा, वैसे ही आप इस ऊर्जा के लिए hν न लिखे, hν0 दिखा दो। क्या दिखा दो, hν0।
ये एच न्यू, ये एच न्यू नॉट, ये गतिज ऊर्जा के ई। अब देखो, आप न्यू को लिख सकते हैं सी अपान लैम्डा, और न्यू नॉट को लिखो सी अपान लैम्डा नॉट। न्यू इज इक्वल टू सी अपान लैम्डा, और न्यू नॉट को क्या लिखेंगे, सी अपान लैम्डा नॉट, और इसका के ई। आप चाहो तो के ई का मान भी रख दो, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ई बराबर डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर मिल सकता है आपको। और यह गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर नहीं होता है। आप चाहो ई का मान रख लो, ई वगैरह का मान रखना आना चाहिए। ई क्या होगा, एच न्यू, और डब्ल्यू नॉट क्या होगा, एच न्यू नॉट हो जाएगा। समझ तो पा रहे हो ना। ये थोड़ा भाई है, इसको आप फिजिक्स में यूज करेंगे बहुत ज़्यादा, और इस पर आधारित मैं बहुत सारे प्रश्न लगवाऊंगा। जानते कैसा प्रश्न देगा, देखो ऐसा प्रश्न देगा कि मान लीजिए कोई एनर्जी फोटान आ रहा है जिसकी एनर्जी जो है डब्ल्यू नॉट से ज़्यादा है। ऐसा पूछेगा कि किसी धातु का कार्यफलन इतना है, कार्यफलन का मान देगा, और आने वाले फोटान की एनर्जी उससे अधिक देगा, जो भी वैल्यू देगा उससे क्या देगा, अधिक। अब पूछेगा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बताइए, तो आपको डब्ल्यू नॉट पता है, आपको एनर्जी पता है, निकाल सकते हैं के कि नहीं। अब गतिज ऊर्जा निकालने के साथ आपको वेग भी कहेगा। तो जब वेग कहेगा इलेक्ट्रॉन का, तो ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, और जब वेग कहेगा तो क्या यूज करना, हाफ एम बी। एम क्या है, एम है इलेक्ट्रॉन का वेग, नहीं इलेक्ट्रॉन की कह सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, और यम क्या है, इलेक्ट्रॉन की का द्रव्यमान है, और भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग। इसको लिखिए फटाफट। ये लिख पाए कि नहीं आप लोग, ये वाला चलो लिख लिया। समझाने में बड़ी एनर्जी खर्च हो रही है, बता रहे हैं। तो उसको आप डायग्राम से छाप सकते हैं कि ये ई है आपका, ये आपका क्या है, डब्ल्यू नॉट है। अब ये गिरेगा, ई मिलेगा, और ई को क्या मिलेगा, गतिज। ऐसा छाप सकते हैं। हाँ चलो तो ना, कितना समय हुआ, ये समझा है आपने। ये आने वाला फोटान की एनर्जी है, दो पार्ट में ब्रेक होता है, डब्ल्यू नॉट में और के ई में। अब देखो ये जानते क्या है, जैसे मान लो आपको क्या दिया जाए पता है, आपको दिया जाए कि आने वाले फोटान की आवृत्ति इतनी है, कुछ भी दिया जाए, और फिर बोले, जान लीजिए आप सामान्य नियम जानते क्या है, सुन लो पहले। ये सामान्य नियम क्या है कि आने वाले फोटान की एनर्जी दिया जाए, और आपको धातु का डब्ल्यू नॉट दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए क्वेश्चंस में, और आपको बोल दे गतिज ऊर्जा निकाल लो, तो आराम से निकाल लेंगे। गतिज ऊर्जा निकाल नहीं लेंगे भाई, ठीक है। और फिर आप पूछेगा इलेक्ट्रॉन का वेग बताओ, तो यह फार्मूला है ना कि के ई निकाल लेना, फिर लिख लेना आप लोग के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। के ई जब निकल गया है उसके बाद क्या लिखेंगे, के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। के ई का मान मालूम है, हाफ, इलेक्ट्रॉन का यम तो मालूम है आपको, इलेक्ट्रॉन का मालूम है कि नहीं, यम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वेग निकालना है, आराम से निकाल लेंगे आप। जानते प्रॉब्लम कब होती है, जैसे कभी आपको ना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना देके, सुनो पहले, आपको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ना देके न्यू दे दे, ये आने वाले फोटान की आवृत्ति इतनी है, फिर आपसे पूछ ले, जानते हैं क्या, आपसे पूछ ले कि डब्ल्यू नॉट भी दिया रहेगा, कार्यफलन दिया रहे, डब्ल्यू नॉट भी आपको दिया रहे, न्यू दिया रहे, आने वाले फोटान की आवृत्ति दी रहे, आपको डब्ल्यू नॉट दिया रहे, कार्यफलन दिया रहे, फिर आपसे के ई पूछ ले, तो क्या करेंगे आप, जानते हो पहले क्या करोगे, या तुम इसे जानते इसको चेंज कर लो, इसमें आप एच से गुणा कर दो, इसको चेंज कर दो किसमें, एनर्जी में, न्यू में किससे गुणा कर दीजिए, एच से, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डब्ल्यू नॉट दिया है, के ई दिया है, मतलब के ई निकालना है, आराम से निकाल लेंगे आप। समझ पा रहे हो, इस प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे कल। आप पहले आप इतना फार्मूले को रिवाइज करके बढ़िया से आइए, ठीक है। तो आज आप इतना ही पढ़िए भाई, कल आइए आप लोग, कल आपको पढ़ाएंगे, जानते हैं क्या, इसी पर आधारित एक दो प्रश्न कराएंगे आपसे, इसी पर बेस्ड जो है एक दो प्रश्न कराएंगे, और फिर आपको पढ़ाएंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो आज आप इतना ही पढ़िए।